फैक्टर हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब जो अर्थ के सरफेस पे सन की जो लाइट है वो किस एंगल से पड़ रही है इसके बेस पर डिसाइड होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिसाइडिंग करने वाले फैक्टर्स क्या है भाई, अर्थ और सन की लाइट के बीच अगर डायरेक्टली सन की लाइट किसी लाइन पे पड़ रही है तो इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हाई है। और हमने देखा था कि भाई टेम्परेचर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा था कि भाई अर्थ का रिवॉल्यूशन जो होता है और साथ में अर्थ हमारी टिल्ट हुई पड़ी है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अर्थ की रिवॉल्यूशन और टिल्ट होने की वजह से, थोड़ा झुकाव होने की वजह से, उस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है। रिवॉल्यूशन एंड टिल्ट की वजह से भी एंगल ऑफ इंसिडेंट या टेम्परेचर डिसाइड करता है। और हमने देखा भी कि जून में 21 जून में खासकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा, इस वजह से वहां पे समर। और दिसंबर के मंथ में क्योंकि अर्थ की जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है सन का वो बनता है दिसंबर के मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सर्दियां पड़ती हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिसाइड किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट फैक्टर जो आता है, ये दो फैक्टर हमने कल ही देखे थे। अगला जो फैक्टर आता है टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे या दिन का जो समय होता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि भाई कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हमें पता है कि भाई अर्थ के सरफेस पर, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से ईस्ट साइड से हमारा सनराइज होता है और जैसे जैसे सनराइज होता है उस बेस पे ही कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। तो हम लोग देखते भी हैं जब बिल्कुल 12 PM के आसपास होता है तब हमारा जो सन का लाइट है डायरेक्टली पड़ता है अर्थ के सरफेस पे। इस वजह से जैसे जैसे सनराइज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा और 12 PM के आसपास सबसे ज्यादा होगा। तो इससे इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ से, और फिर उसके बाद 12 PM के बाद धीरे 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 जैसे सनसेट का टाइम आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होने की वजह से धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो डे के टाइम के हिसाब से भी हमारी अर्थ पर डिसाइड होता है कि भाई टेम्परेचर क्या होगा। तो राइज होने पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे ही सनसेट होता है 12 PM के बाद तो उसके बाद टेम्परेचर घट जाता है। और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है देखो 12 PM पे डायरेक्टली लाइट पड़ती है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमने पढ़ा भी था कि नीचे से ऊपर की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एग्जैक्ट टाइम बोले तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 2 PM। और आपने देखा भी होगा खासकर गर्मियों के टाइम जब वार्म टेम्परेचर होता है तो आप देखेंगे 12 के बाद 2 PM के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको दिखाई देगा और इस टाइम रेनफॉल भी होती है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है या इक्वेटर वाले हैं वहां का तो ये डेली का रूटीन है कि 12 PM के आसपास और उसके 2 घंटे बाद टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह से वहां पे इक्वेटर के पास रेनफॉल होती है, इक्वेटोरियल रेनफॉल या ट्रॉपिकल रेनफॉल। उसका रीजन होता है टेम्परेचर राइज होने की वजह से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन होने की वजह से क्लाउड बने,
क्लाउड की वजह से रेनफॉल की। तो ये नॉर्मल चीजें होती है, डे का टाइम डिसाइड करता है कि भाई टेम्परेचर कितना होगा। या इसको एक और चीज से हम क्या कहते हैं, अर्थ जो अपने एक्सिस पे एक तरीके से घूमती है, 24 आवर्स उसे लगता है। तो एक्सिस पे जो अर्थ रोटेशन करती है जैसे 24 आवर्स, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ डे और नाइट भी होती है, तो वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि भाई कैसे टेम्परेचर रहेगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, अगर ये होता कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट ही फैक्टर होता तो हर जगह का जो टेम्परेचर है एक सा होता, लेकिन हमारी अर्थ पे एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे ग्लेशियर है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे वाटर है, तो हर जगह टेम्परेचर एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो एक और पार्ट जो डिसाइड करता है कि भैया अगर अलग अलग स्ट्रक्चर है तो सेम लैटिट्यूड पर लैंड स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है कि टेम्परेचर कैसा होगा। अगर माउंटेन एरिया है, उसके बाद प्लेटू वाला एरिया है, उसके बाद प्लेन है, उसके बाद थोड़ा सा वाटर वाला एरिया हम मान लेते हैं, ऐसे हमारे अर्थ पर स्ट्रक्चर है। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है सेम जोन में है। मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 के आसपास। तो अगर सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिसाइड करता तो माउंटेन का टेम्परेचर भी सेम होता, यहाँ पर भी 25 डिग्री टेम्परेचर होता, और इसका भी टेम्परेचर सेम होता और इसका टेम्परेचर। लेकिन हमें पता है कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर पर हाइट बढ़ने की वजह से, अगर हाइट भी बढ़ेगी तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि टेम्परेचर होगा क्या। और अगली बात, सरफेस भाई एब्जॉर्ब करेगा या नहीं। हम लोगों ने पढ़ा भी था एल्बिडो, एल्बिडो भी डिसाइड करेगा कि भैया क्या टेम्परेचर अगर एब्जॉर्ब भी नहीं किया कोई सरफेस तो वहां का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा। एल्बिडो डिसाइडिंग फैक्टर है जो इस चीज को डिसाइड करता है कि भाई कितना हमने जो एनर्जी रिलीज हुई अर्थ पर उसको एब्जॉर्ब किया और कितना हमने रिफ्लेक्ट कर दिया वापस। तो हमने देखा था कि भाई अलग अलग सरफेस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऐसा ही हम लोग इधर देखते हैं, अगर इस माउंटेन पर ग्लेशियर जमा है, एक तो इसकी हाइट की वजह से, दूसरा ग्लेशियर भी अगर है जैसे हिमालय में हम देखते हैं तो वहां पे एल्बिडो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर पार्ट थोड़ा सा कम होता है। वही प्लेटू वाला जो पार्ट होता है, एक तो सरफेस बहुत बड़ा, साथ में वहां पे ग्लेशियर भी नहीं, और प्लेटू का जो कलर है वो भी थोड़ा सा डार्क टाइप है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। वही अगला जो प्लेन एरिया होगा, अब प्लेन एरिया में अगर हम बात करें, अगर प्लांट अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को ज्यादा राइज नहीं होगा देंगे, लेकिन प्लांट अच्छे नहीं है, डेजर्ट टाइप का एरिया है, तो टेम्परेचर ज्यादा राइज होता है। वही वाटर के साथ क्या है, वाटर के साथ बिल्कुल अपोजिट होता है। वाटर क्या करता है, एक लेवल से ज्यादा टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो यहाँ पर एवेपरेशन होने लग जाता है, ऊपर की तरफ जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में जाने लग जाता है, और एवेपरेशन की वजह से एक लिमिट के बाद वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देता। इस वजह से हम बोलते हैं कि वाटर का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मियां जब पड़ती हैं तो एवेपरेशन ज्यादा, एवेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर कम हो गया। तो वाटर का इनवर्स रिलेशन होता है किससे, नॉर्मल टेम्परेचर से। और जब सर्दियां पड़ती हैं तो उस टाइम एवेपरेशन नहीं होता, तो वाटर अपनी एनर्जी होल्ड कर पाता है, और इसलिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू लैंड थोड़ा सा गर्म होता है। और हम लोग देखेंगे भी, जब हम एकदम क्लीन वाटर हो या ताजा जो पानी होता है उसमें अगर हम नहाते हैं तो हमें देखता भी है कि भाई वो थोड़ा सा गर्म है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ चीजें अलग होती हैं, और इसको डिसाइडिंग करने वाले फैक्टर
बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे पहली बात, वाटर की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ही जगह एनर्जी को होल्ड नहीं करता, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से नीचे तक। तो वाटर को गर्म करने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद ही वाटर गर्म होगा। और अगर उस पर गर्म भी हुआ तो एवेपोरेशन भी करने लग जाएगा। साथ में ही उसकी स्पेसिफिक हीट, भैया वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर पाता है एज कंपेयर टू लैंड। वाटर हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, इससे भी डिसाइड होता है कि वाटर क्या होगा। साथ में उसका एवेपोरेशन। एवेपोरेशन लैंड पर काफी कम होता है क्योंकि वहां पे वाटर भी कम होता है, लेकिन वाटर की जो लेयर है वहां पे पहले से ही वाटर अवेलेबल है, तो एवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिक भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग हमें दिखाई देता है, और खासकर जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है लैंड और वाटर के पास। इन दोनों सरफेस में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इनको डिसाइडिंग करने वाले जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर लैंड पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो वाटर पर सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर राइज होता है। उसी टेम्परेचर पर मान लीजिए टेम्परेचर अभी 30 है, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ और इसका टेम्परेचर सिर्फ 0.5 डिग्री हुआ। इसका मतलब इसका थोड़ा सा रेट ऑफ हीटिंग के साथ नेगेटिव संबंध होता है, या स्पेसिफिक हीट के साथ थोड़ा सा नेगेटिव संबंध होता है किसका, वाटर का। इसलिए थोड़ा सा अपोजिट दिखाई देता है, समर के टाइम ठंडा और विंटर के टाइम गर्म। ये थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन हमें दिखाई देता है। और साथ में ही थर्मल चेंज, थर्मल चेंज या आप कह सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर का चेंज होना, कंडक्टिविटी ये भी वाटर की थोड़ी सी ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक लेयर से दूसरी लेयर में टेम्परेचर को ट्रांसफर करना, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंस है और वही लैंड का जो एरिया है वो थोड़ा सा सॉलिड है। जब सॉलिड पार्टिकल को आप देखोगे तो क्योंकि एक दूसरे से कंडक्ट हुए पड़े हैं, तो वहां तक कंडेंसेशन हमने देखा भी। भाई कंडेंसेशन कैसे होता है, जब पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइंट हो। तो पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइंट होने की वजह से एक दूसरे को एनर्जी ज्यादा देते हैं, इसलिए लैंड वाला जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत जल्दी, उसे कम टाइम लगता है टेम्परेचर राइज होने में। वही वाटर में क्या होता है, थर्मल चेंज या कंडक्टिविटी होने पर एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती रहती है, और इस हीट ट्रांसफर होने की वजह से उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसको राइज होने में या टेम्परेचर को बढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता है। और अगला क्या है जो हमने एक और देखा कि भाई ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, मतलब ग्लास की तरह है। इस वजह से जब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा तो इसका एब्जॉर्ब, जो वाटर का एब्जॉर्बिंग पावर है, अब ट्रांसपेरेंसी है तो ऐसे आएगा टेम्परेचर, और फिर उसके बाद अलग अलग लेयर से नीचे की तरफ निकल जाए। तो वाटर बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से भी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, और उसका रीजन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि भाई उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, स्पेसिफिक हीट कैसी है, उसका सरफेस कैसा है। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। जैसे हमने देखा माउंटेन का सरफेस टेंशन मतलब उसका बेस जो टेम्परेचर लिख कर रहा है एज कंपेयर टू लैंड थोड़ा सा कम है, इस वजह से माउंटेन का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। वही प्लेटू का सरफेस टेंशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल प्लेटू ऑफ तिब्बत। प्लेटू ऑफ तिब्बत एक बहुत बड़ा बेस है, वहां पर टेम्परेचर राइज होने की वजह से लो प्रेशर बनता है, और उस वजह से हमारे मानसून पे भी इफेक्ट पड़ता है।
और टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होने की वजह से ही रेनफॉल की पॉसिबिलिटी जो इंडिया में बनती है या मानसून की वजह से बनती है, जो विंड आती है, उसको डिसाइड करने में प्लेटू ऑफ तिब्बत ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला हम देखते हैं हाइट का रिलेशन टेम्परेचर से। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा फिफ्थ वाला फैक्टर है वो है भाई हाइट क्या एक रोल निभाती है कि भाई टेम्परेचर कैसा होगा। तो आपने नॉर्मली देखा होगा जब भी गर्मियों का टाइम होता है तो सबको, चाहे कोई बहुत सारे लोग जो पढ़े भी नहीं है, उन सबको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जिनके घर में एसी नहीं है या फैन नहीं है, वो ज्यादातर क्या करते हैं, छत पर सोने की कोशिश करते हैं तब गर्मियों के टाइम, क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, ना कि घर के अंदर सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि घर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। वहीं जब सर्दियों का टाइम आएगा तब वो छत पे नहीं सोते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर छत के ऊपर आप सोएंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर ऊपर कम है और हमें सर्दी ज्यादा लगेगी तो उससे तबीयत भी खराब हो सकती है, तो इसलिए वो घर के अंदर सोते हैं। तो ये हाइट को एक तरीके से जोड़ता है कि कैसे भैया हाइट डिसाइड करती है कि टेम्परेचर कैसा होगा। तो हाइट रिलेशन विथ टेम्परेचर, ये हमारा अगला फिफ्थ वाला फैक्टर है। भैया जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो उसका रिलेशन क्या होता है। देखो होता क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है, हाइट अगर ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उस जगह ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, हमारी अर्थ के जो कोर में आयरन है, हमने पढ़ा भी था, सियाल सीमा निफे, निकिल फेस्फेरस जो नीचे सबसे है वहां पे आयरन है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कम होता जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने की वजह से वहां का जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर मतलब जो वहां पे गैसेस हैं वो भी कम होती हैं। तो जब एटमोस्फियर वहां का कम होगा तो कहीं ना कहीं सन की जो एनर्जी है या सोलर जो एनर्जी है या लाइट है वो भी वहां पर कम मिलेगी। और सोलर लाइट अगर कम मिलेगी तो भैया एब्जॉर्ब भी कम होगा, और जब एब्जॉर्ब कम होगा ऑब्वियस सी बात है वहां का टेम्परेचर भी कम होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भैया हाइट का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है। जहां जितना ज्यादा एटमोस्फेयर होगा, जैसे लैंड वाला जो एरिया होता है, तो ऊपर एटमोस्फेयर काफी ज्यादा है। एटमोस्फेयर ज्यादा होने की वजह से सन की जो लाइट है वो ज्यादा एक तरीके से उसे हीट दे पाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होता है और इस वजह से एब्जॉर्ब भी ज्यादा करता है। लेकिन माउंटेन के पास ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होती है। तो सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। दूसरा, वहां पे एटमोस्फेयर आपने देखा भी होगा, बहुत जल्दी माउंटेन के पास ही बादल होते हैं। कभी आप माउंटेन वाले एरिया में गए होंगे, हिमालय वाले एरिया में, तो आप देखेंगे माउंटेन के पास ही बादल आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब एटमोस्फियर ज्यादा नहीं है, काफी कम है। और जब एटमोस्फियर नहीं होगा तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कौन करेगा। और साथ में ये वाला जो है सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं, ये भी कम होता है। इसलिए माउंटेन वाले एरिया का, या हम कह सकते हैं जहाँ पे हाइट ज्यादा होती है, वहां पे एटमोस्फियर काफी कम होने की वजह से सोलर जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, और इसलिए कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी कम होता है। इसीलिए माउंटेन के पास, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर कोल्ड स्ट्रोक, जब टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता है तो कोल्ड स्ट्रोक की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, और कोल्ड स्ट्रोक की वजह से थोड़ा सा ठंड ज्यादा लग सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है
जब डायरेक्ट एक तरीके से सन की लाइट पड़ती है, अगर ये वाला माउंटेन का हाइट थोड़ा सा कम हो और साथ में ही इसके ऊपर डायरेक्ट सन की लाइट पड़े, मान लेते हैं ये माउंटेन 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पर नॉर्मल 30 डिग्री भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना माउंटेन पे, तो यहाँ के एनिमल को और साथ में ह्यूमन बीइंग को आदत नहीं होती इस टेम्परेचर की। 30 डिग्री में यहाँ पर आपको एक तरीके से सन स्ट्रोक देखने को मिल जाएगा। सन स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से लोगों को थोड़ा इरिटेशन होने लग जाएगी, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जो लोग हिली एरिया में रहते हैं उनको ज्यादा टेम्परेचर की आदत नहीं होती, और जब उस हिली एरिया वाले लोग ज्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी दिक्कत होती है हेल्थ की। उसका रीजन सन स्ट्रोक की समस्या उनके साथ ज्यादा है, उनकी बॉडी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाती। और इसका एक और इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब धीरे धीरे जो माउंटेन का एरिया है वहां के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो इसका मतलब एल्बिडो कम होगा, एल्बिडो कम होगा तो लैंड जो है, जो माउंटेन वाली है वो टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो सन स्ट्रोक आने की वहां पे ज्यादातर समस्याएं बढ़ जाती है, और इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है। अगला जो हमारा 6 फैक्टर है वो है क्लाउड। क्लाउड भी कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि भैया टेम्परेचर कैसा होगा, और क्लाउड के भी 2 बेस पे हम डिसाइड करते हैं। पहला, डे के टाइम, अगर डे टाइम में क्लाउड होंगे, डे टाइम में क्लाउड क्या करेगा, डे टाइम में क्लाउड का जो एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा, अगर बादल होंगे तो कहीं ना कहीं सन की लाइट को पहले से ही वापस कर देंगे, लैंड पर आने ही नहीं देंगे, और लैंड पर जब सन की लाइट नहीं आएगी तो दिन के टाइम अगर क्लाउड है आपके एरिया के आसपास तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका कम होगा, क्योंकि क्लाउड जब सन की लाइट को नहीं आने दे रहे, रेडिएशन को नहीं आने दे रहे, तो लैंड हीट कैसे जनरेट करेंगे। वहीं नाइट के टाइम क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा। नाइट के टाइम में जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो वापस जाती है, तो नाइट के टाइम में जब लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाती है अर्थ से, और अगर वहां पर क्लाउड हुए तो ये क्लाउड क्या करेंगे, जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जा रही है इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस कर देंगे, और जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ जो है इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लाउड के साथ अगर दिन में होते हैं क्लाउड तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के साथ नेगेटिव रिलेशन है, और नाइट में अगर क्लाउड होते हैं तो टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। और आप लोग देखेंगे भी नाइट में अगर आपको क्लाउड दिखे तो आपको गर्मी लगेगी जब तक बरसात नहीं होगी, बरसात हो गई तो अच्छा रहता है क्योंकि फिर क्लाउड खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई गर्मियों में, सिर्फ बादल है रात के टाइम, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा उमस वाली जो गर्मी है वो आपको दिखाई देने लगी, और उसका रीजन होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन का वापस नहीं जाना। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई क्लाउड जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या कम होगा। तो दिन के समय तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को या शॉर्ट वेव रेडिएशन जो अर्थ पे आती है उसको ही नहीं आने देते, और रात के समय उसे वापस नहीं जाने देते, तो इस वजह से रात के समय टेम्परेचर को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देते हैं। तो ये एक और फैक्टर हमारा होता है कि भाई कैसे टेम्परेचर डिसाइड होता है। अगला क्या होता है, स्लोप कैसा है। नेक्स्ट हमारा, ये हमारा 5th और ये हमारा 6th, 7th फैक्टर स्लोप।
कि किस तरफ है हम लोग, या एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच से इक्वेटर है, और हमें पता है इक्वेटर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है कि हर टाइम इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्टली होता है। तो अगर आप इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो ये साउथ वाला पार्ट है वो इक्वेटर के ज्यादा पास में है। तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का साउथ वाला स्लोप और साउदर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ वाला पार्ट, इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इक्वेटर के पास ज्यादा है। और इसके जो अपोजिट वाले पार्ट हैं उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब स्लोप जिस साइड होगा, या इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होगा, उससे भी टेम्परेचर डिसाइड होगा। तो स्लोप की कंडीशन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जो इक्वेटर के पास ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो इक्वेटर से दूर होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारी चीजें हमने डिसाइड की भाई कैसे टेम्परेचर होता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर दे देते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाइट ऑफ लैटिट्यूड, क्लाउड कंडीशन, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, एटमॉस्फेयर। तो अगर आप ये सारी चीजें एक बार देखें तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और थोड़ा सा डीप में जाएगा तो आपसे एक ही फैक्टर को पूछ लेगा, हाउ द क्लाउड कंडीशन डिसाइड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। पहला स्टेटमेंट देगा, इन अ डे टाइम when cloud exist on atmosphere, temperature of land decrease. Statement number second, on night time when cloud exist, temperature of land surface decrease. ऐसे आपसे स्टेटमेंट पूछेगा और पूछेगा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। थोड़ा सा डीप में जाएगा, आपसे एक ही पॉइंट को थोड़ा और डीप से पूछ लेगा, और वरना जनरली आपसे ये नॉर्मल पॉइंट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो डिसाइड करते हैं टेम्परेचर। और अगला आपसे पूछेगा कुछ कंपैरिजन करा के कि भाई एक माउंटेन वाला एरिया है, एक एरिया लैंड वाला है, एक एरिया प्लेट्यू वाला है, एक वाटर वाला है, सबका लैटिट्यूड एक है, तो क्या उनका जो टेम्परेचर है वो एक हो गया या नहीं। और उसमें कुछ कंडीशन देगा कि भाई टेम्परेचर एक होना चाहिए क्योंकि सब एक ही लैटिट्यूड पे है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी एक है। लेकिन आपको पता है एंगल इंसिडेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं कि भाई वहां का सरफेस टेंशन कैसा है, उस सरफेस की ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां की क्लाउड कंडीशन कैसी है। तो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिसाइड करता तो हर जो स्ट्रक्चर था एक ही लैटिट्यूड में, हर स्ट्रक्चर का टेम्परेचर एक सा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब अदर फैक्टर भी हैं जो डिसाइड करते हैं उसके टेम्परेचर को। तो ये वाला हमारा जो यूनिट है ये एक तरीके से खत्म हुआ कि भाई कौन कौन से चीजें हैं जो हमारे टेम्परेचर को डिसाइड करते हैं। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका का जो मैप देख रहे थे उसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कल हमने थोड़ा सा जाना था कि भाई एक बार हम सी की तरफ से गए थे और एक बार हम लोग लैंड की तरफ से गए थे। आज हम वहां के कुछ माउंटेन जो एरिया है या कुछ फेमस जो एरिया है उनको देखेंगे। भाई कौन कौन से फेमस एरिया हैं जो दिखाई देते हैं हम लोगों को कि भाई क्या क्या फेमस एरिया है नॉर्थ अमेरिका में। तो आपके पास मैप है तो निकाल लेना, और उसमें हम कुछ फेमस एरिया देखेंगे भाई कौन कौन से माउंटेन हैं जो एक तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले
नॉर्थ अमेरिका में आपको अलास्का रेंज दिखाई देगा ऊपर की तरफ। एक मिनट, मैं ये वाला मिटा देता हूं। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ अलास्का रेंज दिखाई देगा। अलास्का रेंज जो अलास्का में ही है। अब जो यूएसए का पार्ट है, पहले यूएसएसआर का पार्ट था, तो सबसे पहले आपको इधर वाले जोन में इधर वाले जोन में क्या दिखेगा? अलास्का रेंज। ये आपको दिखेगा। एक बार आपसे पूछा जाएगा, वैसे तो अलास्का से ही पता चल रहा है कि अलास्का रेंज यहाँ पे होगी, और उसके पास में ही इधर वाली साइड एक और रेंज दिखेगी जिसका नाम है मैकेंजी रेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में दिखाई देती है। तो आप साथ साथ देखते चलना, पहले अलास्का रेंज और उसके बाद आपको दिखेगी मैकेंजी रेंज। ये अगला पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा कनाडा और इसके पास यूएसए के पास एक आपको दिखेगी कोस्ट रेंज। नाम से ही पता चल रहा है कोस्ट रेंज है, तो कहीं ना कहीं उसके पैरेलल ही होगी कोस्ट के, और ये कहीं ना कहीं वेस्ट जो कोस्ट है इसके पास हमें दिखाई देती है। कोस्ट रेंज ये इसके आसपास आपको दिखाई देगी। और उसके बाद आपको एक फोल्डेड माउंटेन की चेन दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं रॉकी माउंटेन। और इसको हम पढ़े भी थे, याद हो तो आपको, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी तो उसमें हमने देखा था कि भाई रॉकी माउंटेन कैसे बने थे। एक तरफ ओशियन प्लेट, दूसरी तरफ लैंड प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच कन्वर्जेंस हुआ। इस कन्वर्जेंस की वजह से पैसिफिक प्लेट जो थोड़ी हैवी थी वो नीचे गई, और इसने इस प्लेट के जो क्रस्ट था, मेंटल था, उस लेयर को तोड़ा, और उसके बाद ये मेग्मा ऊपर की तरफ आया। और मेग्मा जब ऊपर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और इस लैंड के पास कुछ सेडिमेंट थे, और कंप्रेशन फोर्स की वजह से और इन सेडिमेंट की वजह से यहाँ कोस्ट के पास फोल्डेड माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ। और उस फोल्डेड माउंटेन का नाम नॉर्थ अमेरिका में क्या है? रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन एक फोल्डेड माउंटेन है, और इस माउंटेन के पास हमें बहुत सारे अर्थक्वेक, बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब दिखाई देते हैं। उसका रीजन यहाँ पर दो प्लेटों का कन्वर्जेंस होना। कन्वर्जेंस प्लेट है इसमें एक ओशियन और एक टेक्टोनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, इन दोनों के बीच कन्वर्जेंस होने की वजह से रॉकी माउंटेन का डेवलपमेंट हुआ है। और अलास्का रेंज में एक आपको पीक भी दिखेगी जिसका नाम है माउंट मैकिनली। अलास्का रेंज में यहीं पे आप लोग ऐसे देखोगे तो वहां पे एक पीक दिखेगी जो इधर की हाईएस्ट पीक भी है, माउंट मैकिनली, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो इसको भी लिख लेना, माउंट मैकिनली। ये कैसे पूछा जाता है आपसे, कई बार थोड़ा सा मैच कराने के लिए पूछ लिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग, कि भाई माउंट मैकिनली कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, या और कहीं। और रॉकी माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो थोड़ा नीचे जाओगे तो वहीं पे आपको दिखेगी माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट ये थोड़े रॉकी माउंटेन के जो बीच वाला पार्ट है कैलिफोर्निया उसके साइड में, वहीं पे आपको दिखेगा माउंट एल्बर्ट। तो ये कुछ फेमस जो माउंटेन है। साथ में आप थोड़ा सा इधर की तरफ जाओगे ईस्ट की साइड,
तो यहाँ पे भी एक माउंटेन दिखेगा जिसका नाम है एप्लेसियन माउंटेन। तो ये कैसा है? ऐसा माउंटेन है जैसे इंडिया में अरावली माउंटेन। तो आपको दिखेगा एप्लेसियन माउंटेन, और ये काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ एप्लेसियन माउंटेन में यूएसए के आयरन, कॉपर, कोल, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो एप्लेसियन माउंटेन में यूएसए के मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक पिट्सबर्ग है जो आयरन और इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है। साथ में वहां पे स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है। तो एप्लेसियन माउंटेन की वजह से बहुत सारी आयरन और इंडस्ट्री यूएसए में डेवलप हुई है। उसके बाद आप देखेंगे एक और चीज आपको दिखेगी, सियरा नेवेदा। ये किधर दिखेगी? ये आपको दिखेगी ईस्ट कोस्ट की साइड, वेस्ट कोस्ट के साइड, सियरा नेवेदा, सियरा नेवेदा। ये भी एक रेंज है जो आपको दिखती है। और फिर इसके बाद सियरा नेवेदा और रॉकी माउंटेन के बीच में एक बेसिन दिखाई देगा जिसका नाम है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, बेसिन का मतलब क्या होता है? जब कोई दो माउंटेन के बीच का पार्ट थोड़ा सा नीचे चला जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिन। तो ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में, खासकर यूएसए में आप देखेंगे तो ग्रेट बेसिन एक दिखाई देगा जिसके दोनों तरफ दो माउंटेन है और बीच में एक एरिया है, और उसी का नाम क्या है? बेसिन। और फिर उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, डेथ वैली। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, और डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट प्लेस है। मतलब जो सबसे गहरा प्लेस है वो है डेथ वैली। तो ये गहरा है तो कोई जो इसमें जाता है, कूदता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। इसी के बेस पे इसका नाम क्यों भी रख दिया? डेथ वैली। और यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि नीचे है ना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ के तो टेम्परेचर राइज होगा। तो क्योंकि ये इतनी ज्यादा गहरी है इसलिए इस एरिया का जो टेम्परेचर है ज्यादा रहता है, और ये वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट टेम्परेचर वाले जोनों में है। तो ये नीचे थोड़ी गहरी ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है, और इसमें बहुत कम जो एनिमल है या जो लाइफ वाली चीजें हैं वो रह पाती है। उसका रीजन यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होने की वजह से। और ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाले जोन में से एक है। और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? रिफ्ट वैली के रूप में। रिफ्ट वैली मतलब ये हमने पहले भी देखा था कि जब दो ऐसे सरफेस होते हैं, तीन सरफेस होते हैं, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है, बी वाला पार्ट, मान लो ए बी सी, ये वाला पार्ट जब डाउन हो जाता है उसके बाद रिफ्ट वैली का डेवलपमेंट होता है। उस रिफ्ट वैली का एक एग्जांपल क्या है? डेथ वैली। यहाँ से होकर पहले एक रिवर जाती थी, धीरे धीरे रिवर थोड़ी सी ड्राई हो गई, और रिवर के ड्राई होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, तो यहीं पे हमें रिफ्ट, डेथ वैली ये भी दिखाई देती है। आगे कुछ हमें छोटे छोटे प्लेटू भी दिखाई देते हैं। तो आप सबसे पहले अलास्का वाली साइड और इस साइड कनाडा का जो प्लेट है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यूकॉन प्लेटू दिखाई देगा। यूकॉन प्लेटू माउंटेन के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? यूकॉन प्लेटू। और उसके बाद आपको इधर वाली साइड, कनाडा वाली साइड, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू ये दिखाई देगा। और फिर उसके बाद एक और प्लेटू काफी ज्यादा फेमस है जो रॉकी माउंटेन के जस्ट पहले है, स्नेक प्लेटू। यहाँ पर बहुत सारे सांप पाए जाते हैं।
काफी जहरीले होते हैं, तो सांप बहुत सारे पाए जाने की वजह से इसलिए उस प्लेटू का नाम ही क्या है, स्नेक प्लेटू। ये भी कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका। आपको बस एक बार इन्हें देख लेना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक दो बार देखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर के, क्योंकि ये जो माउंटेन है, प्लेटू है, यहीं पर इनके जो रिसोर्स है वो भी आपको दिखाई देंगे। और मैक्सिको में आओगे तो मैक्सिको में आपको मैक्सिकन प्लेटू, और मैक्सिकन प्लेटू काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए, सिल्वर के लिए। सिल्वर काफी ज्यादा मिलती है मैक्सिकन प्लेटू में, और मैक्सिको जाना भी जाता है कि बहुत सारी सिल्वर जो है एक्सपोर्ट करता है। और सिल्वर आपको पता है बहुत सारी चीजें सिल्वर से बनती हैं, ज्वेलरीज हम बनाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में भी हम लोग यूज करते हैं। और यहीं पे एक प्लेस है चिया हुआ। चिया हुआ सिल्वर की माइनिंग के लिए एक फेमस सेंटर है वर्ल्ड का, और ये कहाँ है, मैक्सिकन प्लेटू के पास चिया हुआ। मैक्सिकन प्लेटू के पास एक फेमस प्लेस है जहां पे काफी ज्यादा माइनिंग होती है, किसकी, सिल्वर की। तो एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। तो ये हमने इसके कुछ प्लेटू देखे, कुछ माउंटेन देखे जो यहाँ के फेमस हैं। अगला जो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ की फेमस जो लेक है वो देखेंगे। ग्रेट लेक आपको दिख रही होंगी, एक ग्रेट बियर लेक दिखेगी, ग्रेट स्लेव लेक दिखेगी। और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड का जो क्लीन वाटर है वो काफी ज्यादा मिलता है। 5 लेक आपको दिखेंगी, ये हम कल देखेंगे। ग्रेट सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिचिगन, इरी और ओंटारियो। ये सारी लेक एक तरीके से बॉर्डर पे हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। बस एक लेक जो मिचिगन है वो कहाँ पे है, यूएसए में टोटली। और इन लेक का जो वाटर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए। और इस लेक के आसपास एरिया में इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, वीट की जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे होती है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस लेक वाले जोन में डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। तो नेहा जी समझ आया, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।